से भीख मांग कर ही बड़ी हुई हूँ। ये मेरे लिए कोई नया काम नहीं है। हाँ माँ, मुझे पता है। चलो खाना लगाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं आपको भीख मांगने नहीं दूंगा। खैर, उसकी माँ ने खाना लगाया और दोनों खाना पीना खाकर सो गए। सुबह विक्रम अलग अलग इलाके में कभी लंगड़ा बनकर तो कभी अंधा बनकर भीख मांगता और शाम को कमा कर ले आता। एक रोज वो किसी मंडी में भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वो एक सब्जी वाले के पास पहुंच गया। उस वक्त विक्रम ने अपने चेहरे पर काला रंग पोत रखा था और अपनी एक आंख में सफेद लेंस लगा रखा था ताकि वो अंधा लगे। बाबूजी, भगवान के नाम पर थोड़े से टमाटर ही दे दो। बताओ, भरी जवानी में भगवान ने तुमको अंधा बना दिया। ये लो, मैं तुम्हें सिर्फ टमाटर ही दे सकता हूँ। आलू चाहिए तो वो भी बोलो। ठीक है बाबूजी, थोड़े आलू भी दे दो। विक्रम वहाँ से जाने वाला था कि तभी वहाँ पर सब्जी वाले की खूबसूरत बेटी राधा आ गई। पापा, इनको थोड़े पैसे भी दे दो। राधा की आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि विक्रम उसकी आंखों में खो गया। वो बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला गया। रात भर विक्रम राधा के बारे में ही सोचता रहा। सुबह उसने इस बारे में अपनी माँ को भी बताया। माँ, कल मैं जब एक सब्जी वाले से भी मांग रहा था तब वहां पर मैंने उसकी बेटी को देखा। वो लोग भी बेचारे गरीब हैं और मुझे लगता है कि हमसे कम ही कमा पाते होंगे, लेकिन फिर भी उन लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। मुझे उनकी बेटी राधा पसंद आ गई है माँ। बेटा, वो सब्जी वाले की लड़की है। उसे जैसे ही पता लगेगा ना कि हम भिखारी हैं, वो हमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। विक्रम को अपनी माँ की बात समझ में तो आ रही थी, लेकिन वो अपने दिल के हाथों अब मजबूर हो चुका था। अब अगली सुबह वो भीख मांगने गया। दोपहर तक उसने भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। उसके बाद, मेरा मन नहीं लग रहा है राधा के बगैर। मुझे उससे किसी तरह दोस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन इस कंडीशन में नहीं। मैं कपड़े बदल लेता हूँ। वो अपने घर आया और इस बार अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर नहा धोकर उसी सब्जी वाले के पास पहुंच गया। किस्मत उसकी तेज थी, इसलिए आज सब्जी वाले की जगह उसकी बेटी राधा ही बैठी थी। आज आपके पापा नहीं दिखाई दे रहे। आपको इस तरह मार्केट में अकेले सब्जी नहीं बेचनी चाहिए। लोगों की नजरें ठीक नहीं है। अगर आप मेरे पापा को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मैं और पापा सिर्फ दो ही लोग हैं मेरे परिवार में। जब उन्हें कहीं काम से जाना पड़ता है तो मुझे ही सब्जी का ठेला संभालना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अच्छा, मुझे 2 किलो आलू दे दो। राधा ने उसे 2 किलो आलू दे दिए। ये लीजिए, 50 रुपए हुए आपके। विक्रम ने उसे 100 रुपए दिए और चला गया। राधा उसे पीछे से पुकारती रही, लेकिन उसने मुड़कर देखा ही नहीं। अजीब लड़का है, 50 की जगह 100 देकर चला गया। भिखारी के लिबास में हर रोज विक्रम वहां से चक्कर लगाता रहा, पर राधा उसे पहचान नहीं पाई। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि अकेली राधा ही सब्जी बेच रही थी। वो जल्दी से कपड़े बदलकर फिर से आ गया। आप भी कमाल करते हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से आपको ही ढूंढ रही थी, पर आप कहीं मिले ही नहीं। आप उस दिन मुझे ज्यादा पैसे दे गए थे। मैं जानबूझकर आपको ज्यादा पैसे दे गया था जी। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि लोग आपसे पैसे कम करवाते हैं। आप जैसी सीधी सादी भोली लड़की का दुख मुझसे देखा नहीं जाता था, इसलिए मैंने आपको पैसे ज्यादा दे दिए। मुझे आपका स्वभाव बहुत पसंद है। अगर आपकी तरह हर कोई सोचने लगे तो ये देश ही बदल जाए। वैसे आप क्या करते हैं? ज्यादा बड़ा आदमी तो नहीं हूँ। मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी काटता हूँ। आपकी तरह मेरी भी सिर्फ माँ ही है और कोई नहीं। अब विक्रम जब भी राधा को अकेले देखता था उसकी दुकान पर आता था, घंटों बातें करता था और थोड़ी सी सब्जी लेकर चला जाता था। फिर एक दिन, राधा, हम दोनों इतने दिनों से एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम भी मुझे अच्छी तरह जान गई हो। असली बात यह है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ राधा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतने में वहाँ पर राधा का पिता आ गया। पहले तो विक्रम डर गया, लेकिन बेटा, मैंने राधा बिटिया के लिए कई लड़के देखे, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि दहेज दे नहीं सकते। इस वजह से सबने रिश्ता करने से मना कर दिया। रिश्ते के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन हमारे पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं चाचा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। मुझे राधा का स्वभाव बहुत पसंद है। ठीक है, अपनी माँ को लेकर आ जाना, शादी की बात कर लेते हैं। विक्रम उस दिन बहुत खुशी खुशी अपने घर आया और अपनी माँ को सारी बात बता दी। माँ, आज के बाद हम इस इलाके में नहीं रहेंगे, वरना उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग भिखारी हैं। लेकिन बेटा, अगर किसी दिन धोखे से पता चल गया तो बहू को बहुत बुरा लगेगा। रिश्ता भी टूट सकता है। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बस यहाँ से चलो।
विक्रम ने किसी जंगल के बीचों बीच बिल्कुल सुनसान जगह पर कुछ ही दिनों में मिट्टी का मकान बनाकर तैयार कर लिया और उसके कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सुहागरात की अगली सुबह। राधा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम माँ का ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? मैंने कभी अपनी सगी माँ को देखा नहीं, इसलिए अब यही मेरी माँ है। मेरे बेटे ने बिल्कुल सही बहू ढूंढ कर दी है मुझे। तो इस तरह विक्रम काम पर बताकर जाता था, लेकिन बाहर गेटअप चेंज करके भीख मांगने लगता था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। फिर एक दिन जब वो मार्केट में भीख मांग रहा था तो राधा ने उसे देख लिया। वो चुपचाप घर आई और अपनी सास को सारी बात बता दी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। सास बहू बातें कर ही रहे थे कि तभी विक्रम आ गया। आ गए भीख मांगकर? ये सुनकर विक्रम घबरा गया। देखो, अब छुपाने की कोई बात नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया तुम्हें भीख मांगते हुए। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं भिखारी हूँ तो क्या तुम मुझसे शादी करती? मैं किसी भी कीमत पर तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया है और मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ। अब तुम जो भी सजा देना चाहो दे सकती हो। पहली बात तो इस बारे में मेरे पिता को मत बताना, वरना उन्हें बहुत ठेस पहुंचेगी। और आज के बाद भीख मांगना बंद कर दो। यहीं घर के बाहर हम चाय समोसे की दुकान खोल लेते हैं, फिर धीरे धीरे ढाबा बना लेंगे। और सामान कैसे बेचना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। बहू दिल की सच में बहुत अच्छी है। इतनी बड़ी सच्चाई पता चलने के बाद भी तू हमारा साथ दे रही है। मैं इतनी प्यारी माँ को खोना नहीं चाहती माँ जी। ये मेरा परिवार है, मैं कभी नहीं छोड़ सकती अपने परिवार को। अब विक्रम ने जो पैसे इकट्ठा किए थे उन पैसों से घर के बाहर दुकान खोल ली और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। मुझे किसी इंडियन से शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे तो किसी ऐसे एनआरआई लड़के से शादी करनी है जो कि बड़ा और अमीर हो। अरे तू तो इतने बड़े घर की बेटी है, कोई भी एनआरआई रिश्ता तेरे लिए आई जाएगा और तेरा विदेश में ससुराल होने का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। शान्या मित्तल परिवार की बेटी थी, जो कि शहर का अमीर परिवार था। उसके पिता शहर के बड़े बिल्डर थे, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शान्या शुरू से ही बड़े नाजों से पली बढ़ी थी। दोस्तों के साथ खूब पार्टी करना और अमीर लोगों के साथ उठना बैठना, यही उसके शौक और पसंद थे। लेकिन उसे कुछ नापसंद था, तो वो था गरीब और भिखारी लोग। उसे भिखारी लोगों से सख्त नफरत थी। ऐसे ही एक रोज जब शान्या अपनी गाड़ी में कहीं जा रही होती है और उसकी गाड़ी एक सिग्नल पर रुकती है, फटे पुराने मैले कुचैले कपड़ों में एक भिखारी बूढ़ी औरत वहाँ आती है। इस गरीब को कुछ दे दे बेटी। छी, मेरी गाड़ी से दूर रहो, इसे हाथ मत लगाओ, चलो जाओ। बेटी कल से कुछ नहीं खाया है, 2 रोटी खा लूंगी, पैसे दे दे। ओफो, इन गरीब भिखारियों ने भी इंडिया की हालत खराब कर रखी। लेकिन वो बूढ़ी औरत जो माथे की लकीरें देखकर भविष्य भी पढ़ लेती थी, वो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहती है, तू भी बहुत ही जल्द। क्या? हाँ, क्या बहुत ही जल्द? कुछ नहीं। शान्या गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीता। कुछ समय बाद शान्या अपने माता पिता के साथ शहर की एक बड़ी पार्टी में गई, जहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी पार्टी में निखिल नाम का एक एनआरआई लड़का भी आया हुआ था। यस, मैं कुछ दिन पहले लंदन से इंडिया कुछ दिन के लिए आया हूँ, इसी काम के सिलसिले में। जल्द ही वापस लौट जाऊंगा। ये तो कोई एनआरआई लगता है। हाँ, ये लंदन में रहता है, वहीं का बिजनेसमैन है। वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही लड़का है जैसा मुझे चाहिए, एनआरआई और फॉरेन में जिसका बिजनेस हो। अब शान्या निखिल से दोस्ती बढ़ाती है। निखिल दिखने में हैंडसम था, इसलिए वो जल्दी से शान्या को पसंद भी आ गया। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों में प्यार हो गया। फिर एक रोज, निखिल, अब मुझे इंडिया में नहीं रहना है, मैं यहाँ रहकर बोर हो चुकी हूँ। अब मुझे विदेश में सेटल होना है, वहाँ तुम्हारे फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना है। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स से मेरा हाथ मांगो। अब निखिल ऐसा ही करता है, वो उसके घर जाकर उसका हाथ मांगता है और एनआरआई दामाद की बात सुनकर वो भी इसके लिए खुश हो जाता है। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जैसे ही शान्या उसके साथ लंदन पहुंचती है तो उसकी सास और ससुर एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करते हैं। वाह, हमारी बहू तो बड़ी सुंदर है। पैरी पौना मम्मी जी, पापा जी। खुश रहो बहू। चलो अब घर चलो, मैं अभी टैक्सी बुलाता हूँ। टैक्सी। कमाल है, इतने अमीर होकर भी ये टैक्सी में घर जा रहे। सच में बड़े डाउन टू अर्थ हैं ये लोग। अच्छा निखिल, हमारा घर कहाँ है? लंदन स्ट्रीट में। लगता है ये लंदन का कोई पॉश इलाका है। कुछ देर बाद वो सब लंदन स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। अब तुम अपनी आंखों पर ये पट्टी बांध लो। लेकिन क्यों?
हमारे यहाँ ऐसे ही स्वागत किया जाता है नई बहू का। लगता है बड़ा ही आलीशान स्वागत होगा मेरा एनआरआई ससुराल में। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और कुछ देर बाद निखिल उसका हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले जाता है, फिर उसकी पट्टी खोलता है। शानिया खुशी खुशी आंखें खोलती है, जहां लंदन स्ट्रीट पर सड़क किनारे बनी टेंट की झोपड़ी देखकर वो हैरान ही रह जाती है। ये क्या है? तुम्हारा ससुराल और क्या, लेकिन इस टेंट में? हाँ बहू, यही तो तुम्हारा ससुराल है। क्या? लेकिन ये सब? ओफो भाभी, अब अंदर भी आओ, सारी बातें यही कर लोगी क्या? उस टेंट वाले ससुराल में जाकर तो शानिया का दिमाग चकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वो होश में आती है और निखिल को भिखारियों जैसे कपड़ों में देखकर कहती है, निखिल ये क्या है? तुमने ये भिखारियों जैसे कपड़े क्यों पहन लिए? बहू वो इंडिया गया हुआ था ना, तो पीछे से हमें बिजनेस में काफी दिन नुकसान हो गया, क्योंकि जितना अच्छा बिजनेस ये कर पाता है उतना अच्छा हम सब नहीं कर पाते। हाँ भाभी, आपको पता है भैया के बिना हमारा बिजनेस कुछ भी नहीं। अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ ऐसा कौन सा बिजनेस है तुम्हारा। चलो अब मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। वो सभी शानिया को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहाँ रेस्टोरेंट्स और कैफे के बाहर खड़े होकर निखिल अपना गिटार निकालकर बजाने लगता है। आने जाने वाले लोग पास में हाथ में कटोरा लेकर खड़ी उसकी बहन, माँ और पिता के डब्बे में भीख डालते जाते हैं। फिर कुछ देर बाद, ये सब क्या है? ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, भीख मांगने का। उसी से हम इंडिया जा पाते हैं और वहाँ अपने रिश्तेदारों के सामने शेख ही झाड़ पाते हैं। और अब तुम भी हमारे इस बिजनेस में हमारा साथ देना। याद है ना, तुमने कहा था तुम हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करोगे। ये सुनकर शानिया अपना माथा पकड़ लेती है, साथ ही उसे उस भिखारी अम्मा की बात याद आती है, तुम भी बहुत जल्द हमारी तरह। अब उसे समझ आ रहा था कि